नमस्ते दोस्त। रात का ये सन्नाटा, ठंडी हवा की धीमी सरसराहट और आज की कहानी आपके दिल को उसी मुलायम गर्माहट से भर देगी जो किसी पुराने कंबल की भीनी भीनी महक में मिलती है। और हाँ दोस्त, क्या हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है? आपकी तरफ से बस एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट चाहिए। और अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आज हम सुनने जा रहे हैं एक बेहद कोमल, सुकून देने वाली कहानी। ठंडी हवा में बापू का कुएं से पानी भरना। सुबह की धुंध अब भी टूटी भी नहीं होती। कुएं के पास धरती पर ओस चमक रही होती है और उसी समय बापू अपने कांपते हाथों से वही ठंडी रस्सी पकड़ लेते हैं। सांस से भाप निकलती है, उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, लेकिन बापू बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर के रस्सी खींचते जाते हैं ताकि घर के सब लोग गर्म पानी समय पर पा सकें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की एक झलक है जहां सादगी ही जीवन की सबसे बड़ी दावत हुआ करती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी की नरम परछाइयों में उतरेंगे, आपकी थकी हुई पलकें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल एक अनकही राहत महसूस करेगा, जैसे कोई अपने गांव की पुरानी सुबह में लौट आया हो। और अगर ऐसी मीठी, नींद से लिपटी कहानियां आपके मन को सुकून देती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर रात की नई कहानी सबसे पहले आपकी गोद में आ बैठे। अब एक बात बताइए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में इस समय रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप कहीं यहीं पास में ही बैठे हैं, धीरे धीरे इस नींद भरी दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, क्योंकि आज की रात की ठिठुरन धीमी धीमी गहराती जा रही है। अब पलकें आधी मूंद लीजिए दोस्त, क्योंकि हम चल पड़ते हैं उस घर की ओर जहां सुबह का पहला काम हमेशा बापू के कांपते हाथों से शुरू होता था और जहां हर दिन कुएं से उठते पानी की आवाज एक नई कहानी जन्म देती थी। भोर ने अभी तक अपना चेहरा ठीक से नहीं उठाया था। आसमान एक फीकी, ठंडी राख जैसा था जिसमें न सूरज की उम्मीद थी, न गर्मी का कोई वादा। गांव के कच्चे रास्तों पर जमी रात भर की ओस अब भी कांप रही थी, जैसे किसी ने उन्हें छूकर अचानक वापस रात के अंधेरे में धकेल दिया हो। हवा में एक ऐसी सिहरन थी जो सुनसान खेतों से निकलकर हड्डियों तक में बर्फ सी उतर जाए। इसी समय जब अधिकांश घरों के दरवाजे अभी भी बंद थे और चूल्हों में पहला धुआं तक नहीं उठ रहा था, हरदेव अपनी पुरानी ऊनी शॉल कसकर कंधों पर चढ़ाए हुए झोपड़ी से बाहर निकला। शॉल की ऊन कड़ी पड़ चुकी थी, इतनी कि उसे मोड़ते वक्त हल्की सी आवाज आती थी, जैसे सूखी टहनी टूटे। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बर्फ सी ठंडी थी, पर हरदेव के कदम सालों की आदत से आज भी उतनी ही दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे, मानो यह रास्ता उसके शरीर की थकान को कभी छूता ही नहीं। एक पल को उसने आसमान की तरफ देखा। नींद से भरी धुंध लटकी थी। उसके मुंह से निकलती भाप हल्के बादल बनकर सामने हवा में बिखरती और ठंड उसे जैसे कोई अदृश्य थप्पड़ मारकर याद दिलाती कि उससे गर्माहट पाना किसी सपने जैसा है। वह आगे बढ़ा। गांव में कहीं दूर एक कुत्ता भौंका। शायद ठंड ने उसकी हिम्मत भी कम कर दी थी, क्योंकि आवाज पल भर में कमजोर पड़ गई। किसी घर की खिड़की के पीछे लकड़ी टूटने की सूखी आवाज उठी। शायद कोई बूढ़ी अम्मा अभी अभी अंगीठी को छेड़ रही हो। पर इन आवाजों के बावजूद हवा में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। कुएं तक पहुंचने में उसे करीब 5 मिनट लगते थे। रास्ता छोटा था, पर उस ठंड में यह छोटा रास्ता भी किसी लंबी यात्रा जैसा लगता। खेत के किनारे खड़े शीशम के पेड़ हवा के झोंकों से ऐसे कांपते जैसे किसी बूढ़े को अचानक ठंडी लहर छू गई हो। पत्तियों पर ओस की बूंदें थीं और जैसे ही हवा उन पर हाथ रखती, बूंदें कांपकर गिर जाती।
मिट्टी पर एक हल्की सी टपक की आवाज करती हुई। कुआं सामने देखा, एक पुरानी कई लगी गोल पत्थरीली संरचना जिसके किनारों पर समय की बेरहम उंगलियों के निशान थे। पुरानी रस्सी एक तरफ लटक रही थी, थोड़ी कड़ी, थोड़ी फटी, लेकिन फिर भी हर दिन सुबह सुबह उसी रस्सी पर घर की आस टंगी रहती। हरदेव ने कुएं के पास आते ही सांस को हल्का खींचा। ठंड तुरंत फेफड़ों पर चढ़ बैठी। उसने ढक्कन जैसी पुरानी लकड़ी को हल्के धक्के से हटाया। लकड़ी से उठती मिट्टी और सीलन की गंध उस ठंडी हवा में भी उतनी ही तेज महसूस हुई। वह जानता था इस काम को कोई और कर सकता था, बड़ा बेटा ललित या पड़ोस का नंदू काका, लेकिन हरदेव को हमेशा लगता था कि पानी सिर्फ पानी नहीं, यह उसके घर के लिए एक रोज का वादा है और वादा किसी और पर छोड़ा नहीं जाता। उसने रस्सी पकड़ी। पहला स्पर्श जैसे बर्फ का कोई नंगा टुकड़ा सीधे उसकी उंगलियों से चिपक गया हो। रस्सी ठंडी नहीं, लोहे जैसी सख्त थी। हरदेव के हाथ झटके से कांपे, पर उसने उंगलियां और मजबूत कर ली। उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ने लगे। ठंड हवा की तरह नहीं, बल्कि किसी दानव की तरह उसे पकड़कर हिला रही थी। फिर भी वह झुका और रस्सी से बाल्टी बांधकर नीचे छोड़ दी। छपाक, नीचे अंधेरे में पानी की आवाज गूंजी, दबी लेकिन भरी हुई, जैसे किसी पुरानी कहानी का पहला शब्द। वह धीरे धीरे रस्सी खींचने लगा। हवा सीटी की तरह बह रही थी। हरदेव ने अपने कंधों को कसकर ऊपर उठाया, पर ठंड शरीर के हर रेशे से होकर निकल रही थी। रस्सी ऊपर आती रही, धीमी, भारी, पानी से भरी हुई। कुओं का पानी कभी मजाक नहीं करता, वह हमेशा वजन के साथ लौटता है। उसी पानी के साथ आती हैं जरूरतें, दिन भर का काम, बच्चों के नहाने की हंसी, बुजुर्गों के लिए गर्म पानी की राहत, भैंसें दूध देने से पहले पीने का हक। सब कुछ इसी रस्सी पर टिका था। हरदेव जानता था चूल्हा तभी जलेगा जब पानी घर पहुंचेगा। उसने एक आखिरी झटका दिया और बाल्टी को कुएं की ओट पर टिकाकर गहरी सांस ली। भाप की सफेद लहर उसके चेहरे के सामने फैल गई। हवा ने उसे तुरंत बिखेर दिया। पहली बाल्टी हो गई। उसने खुद से फुसफुसाया, मानो इस ठंड में किसी का जवाब मिल जाए। पर जवाब सिर्फ हवा ने दिया, ठंडी, चुभती हुई। वह दूसरी बाल्टी डालने वाला था कि उसके कानों में दूर से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी छोटे पांव ने मिट्टी पर कदम रखा हो। सामने देखा तो एक बच्ची, लाल ऊनी शॉल में लिपटी हुई, नींद से भरी आंखें मलती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह थी चंदा, उसकी छोटी बेटी। बापू, उसने धीमे से कहा, आवाज ठंड से जमी हुई। हरदेव चौंका। एरे, क्यों आई यहां? ठंड लगा देगी, वापस जा। चंदा सिर हिलाकर बोली, अम्मा कह रही थी आपका गर्म पानी जल्दी आना चाहिए। मैंने सोचा मैं गिलास पकड़वा दूं। हरदेव का दिल उसी पल जैसे किसी ने थोड़ी देर के लिए गर्म कर दिया। ठंड के बीच यह एक नन्ही सी धूप थी, लेकिन उसने लड़की को अपनी शॉल में और कसकर ओढ़ा दिया। चल इसे पकड़, उसने खाली लोटा उसे दिया। तू दूर खड़ी रह, हवा तेज है। चंदा मुस्कुराई। उस मुस्कान में ठंड नहीं पहुंच सकती थी। हरदेव ने दूसरी बार बाल्टी कुएं में उतारी। इस बार उसकी सांस भारी थी, क्योंकि बेटी की उपस्थिति ने उसके काम को थोड़ा और जिम्मेदारी भरा बना दिया। बापू, चंदा ने हल्की सी आवाज में पुकारा, आपको बहुत ठंड लग रही है। हरदेव ने भीतर की पूरी कंपी छुपाते हुए कहा, नहीं रे, मैं तो ठंड का बाप हूं। चंदा खिलखिलाई। उसकी हंसी जैसे सुबह की पहली रोशनी हो जो धुंध चीर कर निकल जाए। लेकिन जैसे ही हंसी थमी, हवा और तेज हो गई। कुएं के पास रखा पुराना पीपल, जिसकी शाखें पूरी रात ठिठुरती रही थीं, अचानक जोर से हिली और कुछ सूखे पत्ते नीचे गिर पड़े। कुएं की गहराई में हवा की आवाज गूंजी,
जैसे कोई कह रहा हो कि यह सुबह आसान नहीं होगी। हरदेव ने बाल्टी ऊपर खींची। पानी लबालब भरा था। उसने कनस्तर में पानी उड़ेला। पानी के टकराने की आवाज इतनी साफ थी कि चंदा चौंक कर पांव पीछे कर गई। ठंड में पानी भी आवाजें तेज करता है, शायद इसलिए कि हवा पतली हो जाती है। जब 2 बड़े कनस्तर भर गए, हरदेव ने शॉल ठीक की और बोला, चल अब घर चलते हैं। चंदा ने कनस्तरों की ओर देखा और फिर बापू के हाथों की ओर। उंगलियां लाल होकर नीली पड़ने लगी थी। बापू, दर्द होता है? हरदेव ने कुछ क्षण कंधे झटक कर कहा। घर वाले गर्म पानी में नहा लें तो सारा दर्द उतर जाता है। उस जवाब में न कोई शिकायत थी, न कोई दुख, बस वही समझदार, देसी, सादा सा प्यार जो गांव की सुबहों में आज भी जिंदा है। चंदा ने धीरे से बापू का हाथ पकड़ लिया। मैं भी थोड़ी बड़ी हो जाऊं ना बापू, तो मैं भी आपके साथ पानी भरने आऊंगी। हरदेव के चेहरे पर हल्की भाप सी मुस्कान उभरी, जिसे देखते ही लगा कि शायद सूरज की किरणें थोड़ी देर में आ जाएंगी। वे दोनों उसी ठंडी हवा के बीच धीरे धीरे घर की ओर बढ़े। कनस्तरों की खनखनाहट, मिट्टी पर पैरों की सरसराहट और हवा की सिसकारी, सब मिलकर एक भोर की कहानी लिख रहे थे। और इस तरह हरदेव के दिन की सबसे कठिन शुरुआत घर की सबसे पहली गर्माहट का कारण बन गई। कनस्तरों की खनक और चंदा के छोटे छोटे कदमों की सरसराहट रास्ते पर मिलकर एक धीमी सी धुन बना रही थी। जैसे जैसे वे घर के करीब आते, मिट्टी की महक थोड़ी बदलने लगती। वहां अब कच्चे चूल्हे का गीला धुआं हल्के हल्के हवा में घुल रहा था। हरदेव ने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही कनस्तरों को मिट्टी के ओंठ पर रखा और गहरी सांस ली। भोर का ठंडा धुआं और पानी की भाप उसके चेहरे के पास एक पल के लिए आमने सामने आए और फिर हवा ने दोनों को बिखेर दिया। अंदर से हल्की सी खांसी सुनाई दी। ये खांसी पुरानी भी थी, पर अचानक तेज भी हो जाती थी। ये कौशल्या दादी की थी। आ गए? उनकी कांपती आवाज बाहर तक पहुंची, जैसे घर की पुरानी दीवारें भी उसकी अनुगूंज को पहचानती हों। हरदेव ने जवाब दिया, हाँ अम्मा, 2 कनस्तर भर लाया। दरवाजे के पास रखी मिट्टी की बड़ी लालटेन अभी भी टिमटिमा रही थी। उसकी लौ कांच पर छोटी सी लकीर बनाकर ऊपर नीचे होती, जैसे गर्मी का कोई नन्हा हाथ ठंड को दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। रामकली चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी साड़ी का पल्लू कंधों पर कसकर खींचा हुआ था और दोनों घुटनों के पास एक टीन का डिब्बा रखा था, जिसमें गीली लकड़ियां धू-धू नहीं बल्कि लगातार झींचती हुई जल रही थीं। धुआं इतना था कि आंखों में हल्की जलन महसूस होती। पानी रख दो इधर, रामकली ने कहा। भैंसों के लिए आधा गर्म करना है। दादी को दवा देने से पहले थोड़ा गर्म पानी चाहिए। और बच्चों को भी नहलाना है, आज स्कूल है ना। ललित अभी तक सोकर बाहर नहीं आया था। वह घर की दूसरे कमरे के एक कोने में पुरानी खाट पर सोया हुआ था, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि नींद भी ठीक से नहीं आती। बस आंखें बंद रहती और शरीर खुद को मोड़कर गर्माहट ढूंढता रहता। चंदा ने गिलास रखकर कहा, अम्मा, मैं भी मदद करूं? बापू ने रस्सी बहुत खींची, हाथ ठंडे हो गए हैं। रामकली ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, तू बस धूप निकले तो दादी के पैर दबा देना, अभी ठंड बहुत है। इतने में दादी बिस्तरे से धीरे धीरे उठकर बाहर आई। उनका शरीर भारी नहीं था, बल्कि बेहद हल्का, जैसे भीतर की सारी ताकत हवा में कहीं घुल चुकी हो। उन्होंने हरदेव के हाथों को देखा, लाल, सूजे हुए, ठंड से जमे हुए। उनकी आंखें थोड़ी भर आईं। रे हरदेव, उनकी आवाज धीमी थी पर भाव भारी। इतनी ठंड में रोज यह काम, कोई और क्यों नहीं? हरदेव ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। अम्मा, यह काम कोई और करे तो पानी भी डगमगा जाए।
दादी ने सिर हिलाया। मर्दों की एक जिद होती है, अपने घर के लिए जितना भी टूट जाए, पर दिखाएंगे कुछ नहीं। चंद्रा चूल्हे के पास बैठ गई और हाथ फैलाकर गर्माहट लेने लगी। रामकली ने उसके माथे पर हाथ रखा। बहुत ठंड लग रही है, क्यों गई थी वहां? बापू ने डांटा। चंदा ने गर्व से कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि वे तो ठंड का बाप हैं। रामकली और दादी दोनों हंस पड़ी, ऐसी हंसी जो ठंड में भी हृदय को गर्म कर दे। हरदेव झेंप गया। अरे, बच्चों के सामने क्या क्या बोलते हो? तभी भीतर से एक और आवाज आई। यह ललित था। वह उनींदी आंखें मलते हुए बाहर आया। पैर जमीन पर रखते ही हल्का सा झटका खाया। हाय, जमीन तो बिल्कुल बर्फ जैसी है, चंदा ने तुरंत कहा। बापू तो इतने में ही कुएं से 2 कनस्तर भर लाए। ललित ने बापू की ओर देखा। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में सम्मान और चिंता दोनों तैर गए। हरदेव ने हल्के फौलादी स्वर में कहा, चल हाथ मुंह धो ले। आज मास्टर दिलीप ने कहा था सुबह जल्दी पहुंचने पर मैदान में अभ्यास कराएंगे। ललित की चाल में तुरंत उत्साह आ गया, पर जैसे ही उसने पानी को छुआ वह चीखा, अम्मा, ये तो जम रहा है, कैसे उठाया आपने बापू? हरदेव ने जवाब टाल दिया। वह अपने बच्चों को अपनी थकान का बोझ नहीं देना चाहता था। रामकली ने कनस्तर से थोड़ा पानी उठाकर लोहे की देगची में डाला। चूल्हे के ऊपर रखते ही आवाज आई, थक, टुन। दहकती लकड़ियों में पानी की बूंदें गिरी तो छन्न छन्न की आवाज बनी, जैसे सुबह का कोई गीत। कुछ देर बाद घर के भीतर भाप का धुआं उठने लगा, और कैसी अजीब बात थी, ये भाप जो कुछ क्षण पहले कुएं के पास ठंड का हिस्सा लगती थी, घर के भीतर आते ही गर्माहट का नाम बन गई। इस दौरान दादी ने धीमे स्वर में कहा, आज हवा का रुख ठीक नहीं, ठंड ज्यादा चलेगी। हरदेव, कल से रस्सी किसी से तेल लगवाकर मजबूत करवा लेना। पुराना कुआं है, गिरने फिसलने का डर हमेशा रहता है। हरदेव ने जवाब दिया। कह तो रहे थे नंदू काका भी, पर पैसे अभी कहां हैं अम्मा? पहले अनाज का हिसाब बराबर कर लें तो। रामकली ने बात काटी, पैसे फिर आएंगे, पर अगर आदमी ही गिर गया तो? यह सवाल कमरे में कुछ क्षण के लिए हवा से भारी हो गया। कुएं का पानी, घर की जरूरतें, ठंड, जिम्मेदारियां, सब एक साथ छत की कड़ियों की तरह झंझना उठी। हरदेव ने अंदर से उठते दर्द को छुपाया। देख लेंगे, उसने हमेशा की तरह वही सरल सादा जवाब दिया। ललित ने इस बार धीमी आवाज में कहा, बापू, मैं बड़ा हो जाऊं ना तो मैं भी साथ चलूंगा। हरदेव ने पहली बार ललित की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में वह डर नहीं था जो बच्चों में ठंड को देखकर होता है, बल्कि एक तरह का आत्मसम्मान था। अच्छा, हरदेव ने धीमे से कहा, पहले पढ़ लिख कर आदमी बन जा, फिर पानी भरना तो खुद ब खुद सीख जाएगा। ललित को यह जवाब समझ नहीं आया, पर दादी समझ गई। उनकी आंखें नम हो गईं। पुरानी कहानियां और भविष्य की चिंता दोनों मिल रही थीं। घर के कोने में रखी मिट्टी की बड़ी हांडी में भाप उठने लगी। सूरज का हल्का सा पीला रंग अब छप्पर की दरारों से छनकर अंदर गिरने लगा। धुआं, भाप और ठंडी हवा, तीनों एक साथ तैरते, टकराते, घुलते घर की सुबह बना रहे थे। रामकली ने सबको पुकारा, आओ, हाथ पांव धो लो, फिर नाश्ता करना है, दादी को दवाई देनी है, स्कूल की तैयारी करनी है। और घर की सारी चहल पहल के बीच हरदेव धीरे से अपने हाथों को देखा, लाल, जमे हुए, थके हुए, पर फिर भी मुस्कुराया, क्योंकि इन हाथों की थकान में ही उसके घर की गर्मी बसती थी। दूर कहीं किसी खेत से बैलों की आवाज आई। किसी घर में पहली बार घंटी बजी। गांव जागने लगा था, लेकिन हरदेव, वह तो बहुत पहले ही जाग चुका था। सुबह धीरे धीरे अपनी नींद से बाहर आ रही थी।
लेकिन ठंड की तीखी परत अब भी हवा में वैसे की वैसी थी, मानो रात ने जाते जाते एक अदृश्य बर्फ का कंबल खेतों और गलियों पर बिछा दिया हो। घर के बाहर अभी भी ओस की बूंदें चमक रही थीं और दूर से गऊओं के गले की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देती थी। रामकली चूल्हे के पास बैठी मिट्टी के तसले में राख समेट रही थी। लकड़ियों का ढेर सामने रखकर वह उन्हें सावधानी से एक एक करके चुनती, फिर छोटी लकड़ियों को बड़े टुकड़ों के नीचे रख देती, जैसे आग की नींव किसी घर की नींव हो। उसने चिल्लाकर कहा, ललित, धीरे बैठना, पूरा पानी गिर जाएगा। ललित हड़बड़ाकर कनस्तर से पानी लोहे की देगची में उड़ेल रहा था। चंदा पास में बैठी थी। उसके हाथ अब थोड़ा गर्म थे, पर चेहरे पर अभी भी नींद का जादू टंगा हुआ था। हरदेव चुपचाप आंगन के कोने में जाकर बैठ गया। उसके कंधों पर पड़ी शॉल की नोक पर ओस जम गई थी। उसके कपड़े अभी भी हल्के हल्के गीले थे। कुएं की हवा और ठंडे पानी का असर था। नींद न पूरी हुई थी, न आराम, लेकिन चेहरे पर वही स्थिरता, वही शांत सहनशीलता। रामकली ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, ठंड बहुत लग रही है? हरदेव ने बिना शिकायत के सिर हिलाया, नहीं, बस हाथ थोड़े सुन्न हो गए। यही उसका तरीका था, दर्द को आधा कहकर पूरा छुपा देना। रामकली उठकर अंदर गई। कुछ क्षणों बाद वह एक पुरानी फटी कमीज और सुई धागा लेकर वापस आई। कमीज वही थी जो हरदेव सालों से ठंड में पहनता आया था। कई जगहों से कपड़ा पतला पड़ गया था। कुछ धागे निकलकर हवा में ऐसे झूलते जैसे किसी पुराने गीत की अधूरी पंक्ति। कंधे के पास एक बड़ा सा उधड़ा हुआ कट था, जिसे बार बार सीना पड़ता था, लेकिन कपड़ा इतना पुराना था कि टांका लगाते ही दूसरी जगह से थोड़ा उधड़ जाता। रामकली ने चूल्हे के पास बैठकर कमीज अपनी गोद में फैलाई और बारीकी से उसे देखने लगी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन धागा पकड़ते समय वे किसी मां जैसी कोमलता से गर्म हो जाती। आओ, उसने हरदेव को बुलाया। इसे उतार दो, सिलाई कर दूं, हवा सीधे आर पार लग रही है। हरदेव ने अनमने मन से कमीज उतारी। कंधों पर पड़े लाल निशान, हाथों पर फटी त्वचा और पीठ पर ठंड से उठे हल्के दाने साफ दिख रहे थे। रामकली की आंखें एक पल को नम हो गईं, पर उसने आवाज में सॉफ्टनेस बनाए रखी। इतनी ठंड है और तुम यह फटा कपड़ा पहने रहते हो? हरदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। कमीज थोड़ी फटी है, आदमी नहीं। रामकली ने उसकी तरफ देखा। यह वही मुस्कान थी जो हरदेव अक्सर दर्द को ढकने के लिए लगा लेता था। उसके पास इस मुस्कान को जवाब देने का कोई शब्द नहीं था। बस उसने अपना सिर झुका लिया और टांके लगाना शुरू कर दिया। सुई जब कपड़े से आर पार होकर निकलती तो टक टक की भी आवाज आती। मिट्टी की दीवारों से टकराकर यह आवाज घर की शांति का हिस्सा बन जाती। चंदा पास आकर बैठ गई। अम्मा, मैं भी मदद करूं? हाँ, रामकली ने उसे पास बैठाया। धागा पकड़कर रखना, ऐसे, हाँ, ध्यान से। चंदा अपनी छोटी उंगलियों से धागा पकड़े रही और हर बार वह टेढ़ा होने लगता तो घबरा जाती, पर फिर खुद ठीक कर लेती। उसकी आंखों में गर्व था। मां के साथ काम करना उसे किसी त्योहार जैसा लगता। उधर कौशल्या दादी ने सारी दृश्य को चुपचाप देखा। उनकी आंखों में कुछ गहरी यादें तैरने लगी। वह धीरे धीरे बोली, रामकली, जब तुम्हारे ससुर जिंदा थे ना, वो भी ऐसे ही ठंड में सुबह सुबह जाते थे। उनकी भी कमीज ऐसे ही फट जाती थी। मैं भी इसी चूल्हे के पास बैठकर टांके लगाती थी। कुछ पल को घर में एक गहरा मौन पसर गया। मौसम ठंड का था, पर यह मौन गर्म था, बीत चुकी यादों का, जिम्मेदारी की विरासत का और समय के फेर का। रामकली ने सिलाई रोककर दादी की तरफ देखा। अम्मा, आदमी चाहे कितना भी मजबूत हो, यह ठंड हर रोज नई तरह से चुभती है।
दादी ने हल्की सी मुस्कान दी। रे, इसी ठंड में आदमी की हिम्मत भी तो दिखती है। फटा कपड़ा तो जुड़ जाएगा, पर ये जो घर को गर्म रखने वाला दिल होता है ना, उसकी सिलाई कोई नहीं दिखा पाता। हरदेव को इन बातों का जवाब देने की आदत नहीं थी। वह बस अपनी हथेलियों को आग के पास रखकर उन्हें गर्म होने देता रहा। ललित बाहर से आया। उसके हाथ में स्कूल की पुरानी कॉपी थी। बापू, मास्टर जी ने कहा है कि निबंध लिखना है। मेरी सुबह कैसी होती है, मैं क्या लिखूं? हरदेव ने उसे हल्के से देखकर कहा, जो देखता है वही लिख। सुबह की ठंड, चूल्हे का धुआं, दादी की खांसी, मां की सिलाई और अपना मन जो महसूस करता है। ललित ने सिर हिलाया, पर अचानक उसे बापू के हाथ दिखाई दिए, लाल, खुरदरे, जमे हुए। वह रुक गया। बापू, आपकी सुबह तो मुझसे ज्यादा कठिन है। क्या मैं आपके बारे में लिख सकता हूं? हरदेव जैसे शब्दों में फंस गया। उसने कभी चाहा ही नहीं था कि उसके बच्चे उसके संघर्ष को अपने लेखों में लिखें। संघर्ष दिखाने की चीज नहीं होती, पर ललित की आंखों में जो चमक थी वह किसी भी कठोर पिता को पिघला दे। अगर लिखना है, हरदेव बोला, तो इतना लिख देना कि सुबह की ठंड में जो आदमी सबसे पहले जागता है वही दिन का सबसे बड़ा सूरज होता है। ललित इस वाक्य को सुनकर कुछ पल चुप रहा, जैसे उसने पहली बार बापू के भीतर झांका कर देखा हो। इतने में रामकली ने कमीज सील कर आगे बढ़ाई। लाओ पहन लो, अब हवा नहीं लगेगी। कमीज भले पुरानी थी, लेकिन उसमें लगे हर टांके में घर की गर्मी थी। हरदेव ने उसे पहना और महसूस किया कि कपड़ा अंदर से थोड़ा गर्म था, जैसे सिला हुआ हर धागा उसे ठंड से बचाने का किसी का अपना वादा हो। कुएं की ठंड, पानी की भाप, खेतों की सिहरन, सब इस चूल्हे के पास जैसे ठिठक गए थे और घर की मिट्टी की दीवारें एक नए दिन की शुरुआत को अपने भीतर जमा रही थीं। सूरज अब ऊंचाई पर नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सी आभा मिट्टी के घरों की दीवारों पर पीली धारियों की तरह फैल गई थी। ठंड फिर भी जमी हुई थी, ऐसी कि धूप में भी गर्माहट पाने के लिए आदमी को हाथ फैलाकर कई बार अपनी त्वचा को खुद से समझौता करवाना पड़े। हरदेव घर के बाहर रखे लकड़ी के छोटे तख्ते पर बैठा था। उसने अभी अभी रामकली की सिली हुई कमीज पहनी थी और टांकों के किनारे उसे हल्की चुभन दे रहे थे, पर यह चुभन किसी दर्द की नहीं, बल्कि किसी याद दिलाने वाली गर्मी की तरह थी, जैसे कपड़े के हर जोड़ पर घर का प्रेम बंधा हो। आंगन में ललित स्कूल की कॉपी लेकर कुछ लिख रहा था। चंदा मिट्टी में तीलियां गाड़कर खेल रही थी। दादी धूप में बैठकर धीमे धीमे सरसों के दानों को साफ कर रही थी। ऐसे तेज ठंड में भी यह साधारण सा दिन गांव के जीवन जैसा ही था, धीमा, कच्चा, लेकिन अर्थ से भरा। पर घर के वातावरण में एक हल्की बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो हवा में तो नहीं दिख रहा था, पर हरदेव के चेहरे पर जरूर झलक रहा था। आज शाम को उसे कुएं की रस्सी ठीक करने जाना था, और सच तो यह था कि उसे इस ठंड में रस्सी की हालत को लेकर कल रात से ही एक डर सा बना हुआ था। गांव का पुराना कुआं उतना ही गहरा था जितनी दादी की पुरानी कथाएं, और उतना ही अनिश्चित जितनी काय से भरी उसकी पथरीली दीवारें। जब ललित अंदर गया, दादी ने धीमे स्वर में कहा, हरदेव, आज रस्सी जरूर दुरुस्त कर लेना। उस कुएं ने मुझे जिंदगी भर डराया है। हरदेव ने हल्की मुस्कान दी। अम्मा, डर तो सब चीजों में लगता है, हमारा काम है डर को ढोकर आगे बढ़ना। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये बात सही है, पर उस कुएं का डर सिर्फ ठंड और पानी का नहीं है। जब मैं नई नवेली बहू बनकर इस घर में आई थी, तब गांव में 2 महीने तक बरसात ही नहीं रुकी थी। कुआं भर गया था, काई जम गई थी और एक आदमी फिसलकर गिर भी गया था।
चंदा खेलते खेलते वहीं आ बैठी। सच दादी, गिर गया था। फिर क्या हुआ? दादी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। ऊपर से रस्सी टूटी थी, रोशनी कम थी और ठंडी हवा ने उसे धक्का दिया था। बच तो गया, पर उस दिन से लोग कहते थे कुआं जितना पानी देता है उतना ही अंधेरा भी देता है। चंदा कांप गई। कुआं डराता है क्या? हरदेव ने तुरंत बीच में कहा। नहीं चंदू, कुआं डराता नहीं, बस सावधान रखता है। पानी जितना कीमती है उतना ही मुश्किल से मिलता है। चंदा ने दादी के पास सर रख दिया, पर उसके चेहरे पर हल्की रेखा सी डर की छप गई थी। आंगन में अचानक हंसने की एक तेज आवाज आई। ये नंदू काका थे। उनके हाथ में पुरानी चमड़े की रस्सी थी और कंधे पर मुंह बांधी बोरी। अरे हरदेव भैया, उन्होंने हंसते हुए कहा, सुना है कल फिर ठंडी हवा में हीरोगिरी कराए हो। हरदेव ने अचरज से देखा। क्या हीरोगिरी? नंदू काका ने रस्सी आगे बढ़ाई। कुएं पर इतनी भोर में कौन जाता है भाई? मैंने काय को यूं ही हाथ लगाया, हाथ मेरे ही जम गए, और तुम तो पूरा लौटा लेकर वहां नाचते रहते हो। दादी हंस पड़ी। नंदू, तू हमेशा बोलने में ही सबसे आगे। नंदू मुस्कुराया। दादी, बोलने के अलावा और कुछ आता भी कहां है मुझे। फिर हरदेव की तरफ मुड़कर बोले, लेकिन मजाक छोड़ो, कुएं की रस्सी सच में कमजोर हो गई है। दोपहर में मैं भी साथ चलूंगा। 2 हाथ लगेंगे तो काम जल्दी होगा। हरदेव ने पहले मना करना चाहा, उसे सहारे की आदत नहीं थी, पर फिर चुप रहा। शायद भीतर कहीं उसे भी एहसास था कि ठंड और उम्र दोनों चुपके से उसके कंधों पर वजन बढ़ा रहे थे। दोपहर आई, पर सूरज की गर्मी नहीं आई। हवा फिर भी सर्द और हल्की तेज थी। हरदेव, नंदू काका और ललित कुएं की ओर बढ़े। ललित बोला, बापू, क्या मैं भी रस्सी पकड़ूं? हरदेव ने उसे सख्ती से रोका। नहीं, यह काम बच्चों का नहीं। कुआं गहरा है, फिसलन भी है। ललित की आंखों में थोड़ी निराशा उभरी, पर वह समझदार बच्चा था। वह चुप से किनारे खड़ा हो गया। नंदू काका ने कुएं की ओट पर हाथ फेर कर कहा, देखो तो हरदेव, कितनी काई जम गई है। ये जमीन बच्चे को तो छोड़ो, बड़े को भी फिसला सकती है। हरदेव ने रस्सी को हाथ में लिया। पुराने गांठों पर उंगलियां फिसल गईं। रस्सी में कई जगह छोटे दरारें थीं, इतनी पतली कि आंखें धोखा खा जाएं, पर उंगलियां बिल्कुल नहीं। कह रहा था बदलनी पड़ेगी, नंदू काका बोले, वरना किसी दिन मुसीबत हो जाएगी। हरदेव ने रस्सी की गांठें कसते हुए कहा, मुसीबत घर नहीं पूछती काका, हम ही उससे बचकर चलते हैं। कुएं के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी, जैसे भीतर कोई बर्फ का कमरा हो। नीचे पानी काला दिखता, बिल्कुल शांत, पर डर देने वाली गहराई के साथ। ललित किनारे से देख रहा था। बापू की सावधान चाल, नंदू काका का ध्यान और कुएं का खामोश अंधेरा, यह सब उसे भीतर तक दहला रहा था। जैसे ही हरदेव ने रस्सी को कसकर खींचा, कुएं के किनारे की काई वाली ईंट ने हल्की सी छर्र की आवाज की। सिर्फ एक मामूली आवाज, पर इतनी गहरी कि हरदेव और नंदू दोनों रुक गए। ललित ने हड़बड़ाकर पूछा, बापू क्या हुआ? हरदेव ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, बस जमीन थोड़ी फिसलन भरी है। पर सत्य यह था, हरदेव ने पहली बार कुएं के नीचे से एक अजीब सी गंध महसूस की थी, नमी से भी ज्यादा पुरानी और सीलन से भी ज्यादा गहरी। उसने नीचे झांक कर देखा, पानी हिल भी नहीं रहा था। अंधेरा, जस का तस, पर एक बेचैनी, जैसे कुआं कुछ कह रहा हो या चेतावनी दे रहा हो। नंदू काका ने उसके चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ? कहीं कोई आने वाला तूफान तो नहीं सोच रहे? हरदेव ने धीमे स्वर में कहा, तूफान नहीं, बस आज ठंड अलग लग रही है। ललित ने पिता को ध्यान से देखा। पहली बार उसने महसूस किया, बापू सिर्फ ठंड से नहीं लड़ रहे,
बल्कि किसी अनकहे डर से भी। घर लौटते समय हवा और तेज हो गई थी। पीपल के पत्ते ऐसे झड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ ऊपर से उन्हें हिला रहा हो। रामकली ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, रस्सी ठीक हो गई? हरदेव ने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ी देर काम किया है, कल और कसना पड़ेगा। चंदा ने उछलकर पूछा, दादी कहती थी कुआं रात में आवाज देता है, क्या सच में देता होगा? हरदेव ने धीरे कहा, कुएं की आवाज नहीं सुननी चाहिए, उसका पानी सुनना चाहिए। पर यह कहते समय उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसे रामकली ने पहली ही नजर में पकड़ लिया। वह उसके पास आई और धीरे पूछी, किसी बात की चिंता है? हरदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, कुएं की रस्सी पुरानी हो गई है और ठंड में काई और जम जाएगी, कहीं कोई फिसल ना जाए। रामकली के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी ने भी दूर से सुना और बोली, ठंड जब नई हो जाती है तो खतरे भी नए हो जाते हैं। उस रात चूल्हे की आग कुछ जरूरत से ज्यादा जलती रही और घर की दीवारों पर परछाइयां कुछ ज्यादा लंबी दिखाई देने लगी, जैसे आने वाला समय अपनी आहट दे रहा हो। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। दिन का धुंधलापन अब एक गहरे नीले अंधेरे में बदल चुका था। ऐसा अंधेरा जिसमें आसमान भी अपनी सांसें रोककर ठिठक जाता है। गांव की कच्ची पगडंडियों पर हल्की हल्की ठंड की धड़कनें दौड़ रही थीं और दूर कहीं गधे की सूखी आवाज सुनाई दे रही थी। घर के आंगन में मिट्टी की छोटी लालटेन टंगी थी। उसकी लौ कांप रही थी, जैसे हवा से लड़ते लड़ते थक गई हो पर बुझने से इनकार करती हो। दीवारों पर लालटेन की हल्की पीली छाया गिरती और फिर हवा के एक हल्के झोंके के साथ बदल जाती। लंबी, छोटी, तिरछी, हर छाया जैसे घर के हर सदस्य की बिखरी हुई चिंताओं को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। हरदेव वहीं कुंडी के पास बैठा था, सिर नीचे, हथेलियां आग के पास और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो असल में तूफान का दूसरा नाम थी। दिन भर के काम के बाद भी उसका मन कुएं की उस चर्र आवाज में उलझा हुआ था, जो किसी चेतावनी की तरह उसकी हड्डियों तक उतर गई थी। रामकली ने चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकना शुरू किया। गीले आटे की हल्की महक, सिकती रोटियों की सौंधी गंध और चूल्हे की तपिश, ये सब घर को बाहरी ठंड के खिलाफ एक छोटा सा किला बना रहे थे। लेकिन आज उस किले में कुछ अनजानी दरारें सी महसूस हो रही थीं। ललित कमरे से बाहर आया और जैसे ही उसने बापू को लालटेन की रोशनी में देखा, एक पल को उसकी सांस अटक गई। बापू का चेहरा अर्ध अंधेरे में डूबा था। रोशनी जब भी झूलती, उनके माथे की लकीरें तीखी दिखती। कंधे झुके हुए थे और आंखें मानो किसी गहरे कुएं में उतर गई हों। ललित धीरे से पास बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बापू सिर्फ थके हैं या किसी बड़ी चिंता में हैं। बापू, उसने धीरे पूछा, आप परेशान लग रहे हैं, कुएं में कुछ हुआ क्या? हरदेव ने नजरें हटाकर कहा, बस ठंड है, थोड़ी चिंता भी, कुछ खास नहीं बेटा। ललित चुप हो गया, लेकिन लालटेन की झूलती रोशनी में उसे बापू की परछाई असामान्य रूप से बड़ी और भारी दिख रही थी, जैसे बापू के भीतर का बोझ दीवार पर एक अलग आकार बनकर उभर आया हो। चंदा दौड़ते भागते आई। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना था जिसे उसने दिन में बनाया था। बापू, देखो मैंने क्या बनाया। हरदेव ने मुस्कुराने की कोशिश की। खिलौना एक छोटी बाल्टी जैसा था जिसमें धागे से रस्सी बांधी थी। यह कुएं की बाल्टी है, चंदू बोली, मैं भी पानी भरूंगी तुम्हारी तरह। उसकी आंखों में चमक थी, पर चमक के पीछे एक खतरनाक मासूमियत भी। कुएं की गहराई, सर्द हवाएं, फिसलन। चंदा अभी इन सबको कहानी की तरह देखती थी। हरदेव ने उसे गोद में खींच लिया।
नहीं रे चंदू, ये काम बच्चों का नहीं, तू बस पढ़ लिख और खेल कूद कर। चंदा ने होंठ फुलाकर पूछा। फिर बापू, आप क्यों अकेले जाते हैं? हरदेव जवाब देने ही वाला था कि लालटेन की लौ तेज हवा से जोर से कांपी और एक पल को बुझने के कगार पर पहुंच गई। कमरे में सबकी नजरें उसी ओर गईं, जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य चेतावनी चलकर अंदर आई हो। दादी ने हल्की आवाज में कहा, लालटेन की लौ यूं ही नहीं कांपती। जब घर का आदमी परेशान हो तो आग भी बेचैन हो जाती है। रामकली ने दादी को घूर कर देखा। अम्मा, बच्चों के सामने ऐसे क्यों बोलती हो? दादी ने गहरी सांस ली। मैं कुछ गलत नहीं कह रही बहू। जब घर में कोई चिंता लटकती है तो परछाइयां भी लंबी हो जाती हैं। हृदय उठकर लालटेन ठीक करने लगा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर उसने बात को हंसी में टालते हुए कहा, कहानी सुनाने का मन है दादी? अभी बच्चों की हिम्मत बढ़ाने वाली सुनाओ। दादी ने दूर देखते हुए कहा। ठीक है, एक कहानी है, बहुत पुरानी, पर इसमें सच का थोड़ा अंश आज भी जिंदा है। ललित और चंदा दोनों पास बैठ गए। दादी ने शुरू किया। बहुत पुराने जमाने में इस गांव में पानी बहुत कम हुआ करता था। लोग कुएं पर जाते तो दिल में डर होता, पर जरूरत के आगे डर छोटा पड़ जाता। कहा जाता है कि जब किसी घर का आदमी बहुत बोझ लेकर कुएं पर जाता था तो उसकी परछाई कुएं की दीवारों पर थोड़ी अलग तरह से दिखाई देती थी। लंबी, भारी, जैसे वह आदमी अकेला नहीं हो, उसकी थकान भी उसके साथ खड़ी हो। ललित का गला सूख गया। उसकी नजरें अनजाने में बापू पर टिक गईं। दादी ने आगे कहा, और ऐसे ही दिनों में कुएं की आवाज बदल जाती थी। माने पानी नहीं, अंधेरा बोलने लगता था। रामकली ने टोका, अम्मा बस करो, बच्चों को डर लग जाएगा। पर दादी का चेहरा गंभीर था। वह बोली, डर नहीं, समझ पैदा होगी। कुआं कभी किसी को नहीं गिराता, पर आदमी अगर चिंता से भरा हो तो उसके कदम खुद फिसल जाते हैं। हृदय वहीं खड़ा था। इन शब्दों ने उसे भीतर तक छू लिया। रामकली ने विषय बदलते हुए कहा, चलो खाना लगा देती हूं, आज की रात लंबी है। सकते हो तो जल्दी सो जाना हृदय। सब खाना खा चुके थे। बच्चे अपने बिस्तरों पर लिपट गए थे। दादी भी अंदर चली गई थी। हृदय बाहर बैठा था। रात और गहरी हो चुकी थी। लालटेन की लौ अब स्थिर थी, पर उसकी रोशनी में बनने वाली हृदय की परछाई असामान्य रूप से लंबी थी, ऐसी जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके पीछे चुपचाप चल रहा हो। रामकली चुपचाप बाहर आई। उसने धीरे पूछा, कुएं की रस्सी में कुछ गड़बड़ है क्या? हरदेव ने सिर झुका लिया। हवा बहुत तेज है, काई जम गई है और रस्सी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रामकली ने उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ बेहद ठंडा था, जैसे किसी पत्थर को छू लिया हो। हरदेव, कहीं तुम डर तो नहीं गए? हरदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, डर नहीं, बस एक बेचैनी है। लगता है ठंड इस बार कुछ ज्यादा है, या शायद मेरे हाथों में अब उतनी ताकत नहीं रही। रामकली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ताकत हाथों में नहीं होती, मन में होती है। पर अगर मन भी थक जाए ना, तो बताना जरूर। हरदेव की आंखों में उस रात कुएं से भी गहराई उतर आई। ठंड बाहर थी, पर असली ठंड अब उसके अंदर उतरना शुरू हो गई थी, और लालटेन की कांपती रोशनी ये सब चुपचाप देख रही थी। उस परछाई को जो आने वाले दिनों का संकेत थी और जिसका बोझ अब हरदेव अकेले उठाने वाला था। सुबह का रंग हल्का नीला था, ऐसा नीला जिसमें ठंड की धार भी थी और आसमान की खामोशी भी। रात भर पड़ी ओस मिट्टी पर चमक रही थी और दूर खेतों में हवा की चीरती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। घर के अंदर चूल्हा अभी पूरी तरह जला नहीं था। राख की पतली परत के नीचे थोड़ी सी आग बची हुई थी, जैसे आधी रात तक जागी बूढ़ी आंखें
अभी भी झपकने से इनकार कर रही हो। रामकली लकड़ियां सीधी कर रही थी। चंदा आंखें मलते हुए बाहर आई और ललित अपनी कॉपी का पन्ना पलटते हुए बापू को खोज रहा था, लेकिन हरदेव पहले ही निकल चुका था, कुएं की ओर। आज ठंड और ज्यादा थी। हवा में तेज चुभन थी और आसमान में बरसात की कोई निशानी नहीं। फिर भी एक नम सी बेचैनी तैर रही थी। हरदेव जैसे ही कुएं तक पहुंचा, उसने देखा कि रस्सी रात की ठंड में और सख्त हो गई थी। ईंटों पर काई का हल्का हरा रंग अब सफेद परत से ढक गया था, शायद बर्फ जैसा। उसने पहली बार बाल्टी नीचे छोड़ी, छपाक की आवाज हुई और पानी की सतह कुछ पल को कांपती रही। जब वह रस्सी ऊपर खींच रहा था, उसकी सांस धुआं बनकर हवा में बिखर रही थी, इतनी भाप कि ऐसा लगे मानो ठंड उसके फेफड़ों को अंदर से जला रही हो। कहीं दूर बैलों की घंटियों की आवाज आई। किसी के चूल्हे से हल्का धुआं उठा। पर इस सब के बीच हरदेव के चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी, जैसे आज रस्सी का वजन सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि कई सालों के अधूरे सपनों का भी हो। दूसरी बाल्टी खींचते समय उसकी उंगलियां अचानक फिसल गईं। सिर्फ एक सेकंड, लेकिन इतना कि उसका दिल जैसे कुएं की गहराई में उतर गया। कमजोरी, वह धीमे से बुदबुदाया। यह शब्द हवा में घुलकर उसके अपने ही कानों में लौटा। वह कांप गया। घर लौटने के बाद सुबह की भाग दौड़ हुई, पर मन कहीं और अटका था। जब ललित स्कूल पहुंचा, उसके हाथ ठंड से सुन्न थे और दिमाग बापू की परछाई में उलझा हुआ। स्कूल की मिट्टी लेपित दीवारों पर सूरज की धूप पड़ी थी, लेकिन मैदान पर अभी भी ओस जमी हुई थी। बच्चों के कदमों से मिट्टी की नमी ऊपर उछलती और हवा में मिलती जा रही थी। मास्टर दिलीप आज कुछ ज्यादा गंभीर दिख रहे थे। ललित, उन्होंने पुकारा, निबंध लिखा। ललित ने कॉपी आगे बढ़ाई। मास्टर दिलीप ने पढ़ना शुरू किया। हरदेव की ठंड, उसकी रोज की जद्दोजहद, कुएं की गहराई और बापू की थकी मुस्कान। कुछ देर बाद मास्टर की आंखें उठी और वह बोले, तुमने सिर्फ एक सुबह नहीं लिखी है, तुमने अपने घर का इतिहास लिख दिया है। ललित चुप खड़ा रहा। मास्टर दिलीप आगे बोले, ललित, तुम्हारे बापू जैसा आदमी गांव में कम पैदा होता है। उन्होंने कंधों पर जितना उठाया है, उतना उठाने में कई जिंदगियां लग जाती हैं। फिर धीरे, बहुत धीमे स्वर में बोले, लेकिन बेटे, कभी सोचा है अगर एक दिन उन हाथों में ताकत कम पड़ गई तो? ललित का दिल जोर से धड़का। उसे अपने बापू का आज सुबह का कांपता हाथ याद आ गया। मास्टर जी, उसकी आवाज भर्रा गई, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? दिलीप मास्टर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो केवल सच्ची चिंता से पैदा होती है। हाँ ललित, उन्होंने उसका कंधा पकड़कर कहा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पढ़ाई, मेहनत और अपने सपने, यही वह चीजें हैं जो किसी भी पिता का बोझ हल्का कर देती हैं। जिम्मेदारियां बांटने से पहले ताकत बढ़ानी पड़ती है। ललित कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, पर उसके दिल में एक भारी सी तड़प बैठ गई। बापू के लिए। दोपहर आई, पर सूरज का रंग अभी भी फीका था। रामकली मसालों को पीस रही थी, दादी लकड़ी चुन रही थी, चंदा चोर सिपाही खेल रही थी। हरदेव खाट पर बैठा चुपचाप अपने हाथों को देख रहा था। उंगलियों में छोटी छोटी दरारें, कुछ ठंड ने बनाई थी, कुछ मेहनत ने। रामकली ने देखा कि आज उसके चेहरे पर किसी गहरी सोच की छाया है। क्या हुआ हरदेव? वह पास आकर बोली। हरदेव ने थोड़ा हिचक कर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि अगर एक दिन पानी भरने की ताकत कम हो गई तो क्या होगा। रामकली का हाथ हल्के से थम गया। ऐसा मत सोचो, तुम्हारे रहते घर कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। हरदेव ने धीमे स्वर में कहा, समय सबको बदल देता है रामू। फिर हल्की मुस्कान देकर बोला, मेरी ताकत कम भी पड़ जाए
तो तुम्हारी चिंता मुझे खड़ा कर देगी। रामकली ने उसकी आंखों में देखा। वहां सचमुच एक अदृश्य थकान थी जो वह छुपाना चाहता था। उस शाम ललित स्कूल से लौटा और देखा कि बापू कुएं के पास रखे पुराने औजारों को साफ कर रहे हैं। ललित पास आया। बापू, आपने कभी कुछ और करने सोचा था? हरदेव ने एक पल को उसे ऐसे देखा जैसे कोई दर्द अचानक याद आ गया हो। सोचा था बेटा, बहुत सोचा था। उसकी आवाज कच्ची हो गई। सोचा था बाहर जाऊं, दिहाड़ी करूं, थोड़ा पैसा जोड़ूं, तुम बच्चों के लिए बड़ा घर बनाऊं। पर उसने मिट्टी झाड़ी और हल्के से कहा, फिर दादी बीमार हुई। तुम छोटे थे और खून कुछ ऐसा है जो आदमी को घर से बांध देता है। ललित ने धीरे से पूछा, तो क्या आपके सपने रुक गए? हरदेव मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो वर्षों के त्याग से बनी होती है। सपने रुके नहीं बेटा, बस घर की जिम्मेदारियों ने उनकी दिशा बदल दी। ललित की आंख भर आई। हरदेव ने उसका कंधा थामा। पर तू मेरे अधूरे सपनों को मत उड़ना। तू अपने सपने चुनना और पूरे करना, ताकि मेरा नहीं, तेरा घर कभी ठंडा न पड़े। हवा अचानक तेज चली। पीपल के पत्ते झड़ने लगे। कुएं की गहराई में हल्की टप टप की आवाज गूंजी। हरदेव ने एक बार फिर कुएं की तरफ देखा। गहरा, शांत, पर आज कुछ ज्यादा अंधेरा। चंदा ने दौड़कर उसे पकड़ा। बापू, ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। हरदेव ने उसे गोद में उठा लिया, पर कुएं की ओर उसकी आखिरी नजर डर और जिम्मेदारी दोनों से भरी हुई थी। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, पानी की बाल्टियों से ज्यादा भारी मन का बोझ होता है, और सपने कभी कभी कुएं से भी गहरे होते हैं। रात की ठंड ने जैसे सुबह की पहली किरणों को रोक लिया था। सूरज उग तो गया था, पर उसकी रोशनी धुंध से लड़ते लड़ते आधी रह गई थी। गांव के रास्तों पर जमा ओस अब भी वैसी ही थी, जमी हुई, भारी, ठंडी और बिल्कुल निष्प्राण। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम ने खुद ठहर जाने का फैसला कर लिया हो। घर के अंदर कौशल्या दादी की खांसी लगातार बढ़ गई थी। वह खाट के सहारे बैठी थी और हर थोड़ी देर में उनकी सांसें तेज हो जाती, जैसे छाती के भीतर कोई गांठ ठंड की वजह से जम गई हो। चंदा उनके पास बैठी थी। दादी, आज बाहर मत जाना, हवा बहुत ठंडी है। दादी ने चंदा के सिर पर हाथ फेरा। मैं कहां जाती हूं रे, ठंड ही तो जा रही है मेरे भीतर पानी तक। रामकली बार बार दादी की पीठ सहला रही थी। उनके माथे पर चिंता साफ थी, पर वह बच्चों को डराना नहीं चाहती थी। उधर हरदेव कुएं के पास से लौटा ही था। सांस इतनी तेज चल रही थी कि कुछ पल वह दीवार से टेक लगाए खड़ा रहा। हाथ लाल से नीले पड़ने लगे थे, मानो नसों में खून नहीं, बर्फ दौड़ रही हो। ललित ने पहली बार अपने बापू के कदमों में ऐसी लड़खड़ाहट देखी। उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। गली में आज असामान्य सन्नाटा था। कई घरों में दरवाजे आधे बंद थे। कहीं हल्की खांसी, कहीं बच्चे रोने की आवाज, कहीं नीम की धूप में बैठा कोई बूढ़ा दवाई पी रहा। ठंड ने सबको पकड़ लिया था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। खेतों में भी मजदूर कम थे। बैलगाड़ियों की आवाज धीमी थी और हवा में एक अनकही परेशानी तैर रही थी। नंदू काका अचानक दौड़ते हुए आए। सांसें फूल रही थीं, कमर पर बोरी टंगी और चेहरे पर घबराहट। हरदेव, जल्दी चलो, पंचायत बुली है, ठंड और बीमारी को लेकर बात करनी है। हरदेव ने दादी की हालत पर एक नजर डाली और बोला, अरे अभी इतनी जल्दी किस बात की? नंदू काका ने धीमी आवाज में कहा, गांव में 3 घरों में बुखार बढ़ गया है। किसी ने कहा कि कुएं के पास की काई में कुछ गड़बड़ है। पंचायत को लगता है कि पानी भी खराब हो सकता है। यह सुनकर हरदेव चौंक गया।
मानो किसी ने उसकी वर्षों की मेहनत से भरी दिनचर्या पर उंगली रख दी हो। कुआं खराब? कभी नहीं, हरदेव बोला, पर उसकी आवाज में एक अजीब कंप कंपी थी। शायद ठंड से, या शायद दिल के भीतर किसी नए डर से। गांव की चौपाल आज धुंध में ढकी थी। पेड़ के नीचे बैठे 5-6 आदमी, उनके पास अंगीठी, पर अंगारों की गर्मी भी इस हवा में ठंडी पड़ रही थी। पंच घनश्याम सबसे पहले बोले, देखो भाइयों, ठंड तो हर साल पड़ती है, पर इस बार बीमारी ज्यादा फैली है। किसी ने कहा कि कुएं का पानी गंदा हो गया है। हरदेव ने गुस्से में जवाब दिया, कुआं मैं रोज देखता हूं, पानी साफ है। काई तो हर सर्दी में जमती है, ये नई बात नहीं। एक आदमी बोला, तू रोज सुबह जाता है, तुझे तो खुद ठंड ने पकड़ लिया लगता है। कुछ लोग हंस पड़े, पर हरदेव के चेहरे पर हंसी नहीं थी। एक शांत, ठहराव भरा गुस्सा था। नंदू काका ने आवाज ऊंची की, कुएं की रस्सी पुरानी है, यह सच है, उसमें फटने की आवाज भी आई थी। अगर किसी दिन कोई गिर गया तो? हरदेव ने धीरे कहा, रस्सी ठीक कर देंगे हम। ये कहना कि बीमारी कुएं से फैल रही है, ये गलत है। पंच ने गंभीरता से कहा, हरदेव, किसी पर आरोप नहीं, पर यह जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तुम घर में सबसे पहले पानी लाते हो। अगर कुछ हुआ तो दिक्कत पूरे गांव की होगी। हरदेव की गर्दन झुक गई, जैसे किसी ने एक पल में उसकी इज्जत, मेहनत और वर्षों की सेवा सब का हिसाब मांग लिया हो। पंचायत खत्म होने के बाद कुछ आदमी आपस में बातें करने लगे। हरदेव की उम्र अब हो रही है, इतनी ठंड में रोज का पानी कब तक? दादी भी बीमार है उनके घर में, कुआं इतना गहरा है, गिर भी सकता है वह। हरदेव ने सब सुना, हर शब्द उसकी हड्डियों में उतर गया, मानो कोई उसे अंदर से तोड़ रहा हो। नंदू काका उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, भैया, हम तो चिंता करते हैं, बुरा मत मानना, बस कुछ दिन आराम कर लो। हरदेव की आंखें लाल थीं। वह बोला, आराम? अगर मैं आराम कर लूं तो मेरे घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा काका। नंदू काका चुप हो गए। कहने को कुछ नहीं था। जब वह लौट रहा था, हवा उसके चेहरे पर ऐसे लगी जैसे किसी ने बर्फ का हाथ रख दिया हो। गली के मोड़ पर उसकी सांस अचानक रुकने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा, पैर भारी हो गए। उसने तुरंत पास की दीवार पकड़ ली। कुछ पल तक वह वहीं झुका रहा। उसने मन में खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं कमजोर नहीं, अभी नहीं। पर शरीर सच बोल देता है। घर पहुंचते ही चंदा उसकी ओर दौड़ी। बापू, आप कांप क्यों रहे हो? रामकली ने घबराकर उसका चेहरा छुआ। ओ मां, हरदेव, तुम्हारा माथा तो जल रहा है, कहां गए थे ऐसे? हरदेव ने धीमे से कहा, पंचायत में कुछ बात हो रही थी। ललित पास आया। उसकी आंखों में मास्टर दिलीप की कही बातें गूंज रही थीं। बाबू, आपको आराम चाहिए। हरदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, आराम? आराम का वक्त मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। दादी ने खाट से आवाज लगाई, बहू, आज रात हकीम सलीम को बुला लेना। मैंने कहा था, ठंड जब तेज होती है तो आदमी की अंदर की कमजोरी बाहर आ जाती है। रामकली ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार डर उतर आया था। और इस तरह गांव की ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रही, वह धीरे धीरे हरदेव के शरीर, उसके मन और उसके घर की दीवारों में उतरने लगी थी। जैसे कोई अनकहा तूफान धीरे धीरे बाहें फैलाकर इस छोटे से परिवार के पास आ रहा हो। शाम उतरने लगी थी। आकाश में हल्की धुंध तैर रही थी, ऐसी कि पेड़ों की परछाइयां भी धुंधले साए लग रही थीं। गली में कोई हलचल नहीं थी, बस 1-2 घरों की चिमनियों से धुआं ऊपर उठता दिख रहा था। हवा में अब भी ठंड अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी,
जैसे किसी बूढ़े पहाड़ी का सांस लेता हुआ फुफकार। हरदेव खाट पर लेटा था, माथा गर्म, सांस थोड़ी भारी और उंगलियां लगातार कांप रही थीं। चंदा उसके पास बैठी उसके हाथों पर अपने छोटे से हाथ रखती रही। शायद उसे लगता था कि वह इस तरह बापू की सारी ठंड सोख लेगी। रामकली बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रख रही थी। उसकी आंखों में चिंता गहरी, पर होंठ बंद, क्योंकि डर को वह बच्चों के सामने नाम नहीं देना चाहती थी। कौशल्या दादी खांसती हुई धीरे धीरे पास आई। उनकी चाल डगमग थी, पर प्यार और चिंता उन्हें खाट तक ले आया। बहू, उन्होंने धीमे स्वरों में कहा, हकीम सलीम को बुला ले। ये ठंड बापू को पकड़ चुकी है, देरी न कर। रामकली ने हाँ में सिर हिलाया और ललित को आवाज दी, बेटा, दौड़कर हकीम चाचा को बुला ला, कहना तुरंत आ जाए। ललित बिना कुछ पूछे फौरन बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज मिट्टी की गली में ठक ठक गूंजती हुई दूर तक चली गई। गांव के बीचों बीच कच्चे रास्ते के किनारे एक छोटा सा कमरा था, हकीम सलीम का। दरवाजे के बाहर सूखे पत्तों की टोकरी, अंदर हल्के धुएं की महक और छत से लटके कुछ पुराने कपड़े की पोटलियां, जिनमें न जाने कितने देसी नुस्खे छुपे थे। हकीम सलीम उम्र में 55 के करीब थे। पतले शरीर, सफेद मूछें और आंखों में अजीब सी चमक, जैसे किसी ने उन्हें हजारों बीमारियों के अंदर झांकने की ताकत दे रखी हो। ललित हांफता हुआ पहुंचा। हकीम चाचा, बापू की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी चलिए। सलीम ने बिना किसी देरी के अपना छोटा सा झोला उठाया। उसमें 2 कांच की शीशियां, कुछ सूखे पत्ते और पत्तियों से बनी घास जड़ी की गठरी थी। चल बेटे, उन्होंने कहा, ठंड का बुखार है या शायद ठंड की चोट, देखते हैं। हकीम सलीम जब घर पहुंचे, लालटेन की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी, मानो घर की हवा तक बेचैन हो। हरदेव लेटे लेटे उन्हें देख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्म थी, जैसे वह बीमारी को कमजोरी मान रहा हो। सलीम पास बैठ गए। उन्होंने हरदेव का हाथ थामा। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। नब्ज सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली। हरदेव, उनकी आवाज धीमी और भारी थी, ये सिर्फ बुखार नहीं, ठंड तुम्हारी छाती में उतर गई है। ऐसे में रात बेरात कुएं की काई वाले पत्थरों पर पानी भरना खतरा बढ़ा देता है। रामकली एकदम घबरा गई। खतरा? कैसा खतरा सलीम चाचा? हकीम सलीम ने बाल्टी को देखा, रस्सी को देखा और फिर हरदेव की सांसें सुनी। देख बहू, वह बोले, जिस ठंड में आदमी की उंगलियां नीली हो जाएं, उस ठंड में पानी भरने नीचे झुकना, रस्सी खींचना दिल और फेफड़ों पर जोर डालता है। अगर यह ठंड 2-3 दिनों और नीचे उतरी तो हालत बिगड़ सकती है। ललित की सांस अटक गई। चंदा बापू का हाथ पकड़कर सुबकने लगी। दादी ने हकीम से पूछा, कोई इलाज है ना? हकीम ने सिर हिलाया। इलाज है, पर दवा से ज्यादा आराम जरूरी है। रामकली ने तुरंत कहा, ठीक है, कुएं पर जाना बंद कर देंगे, अभी किसी और को भेजेंगे। लेकिन हृदय बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, नहीं, कुएं पर मैं ही जाऊंगा। सलीम ने भौहें चढ़ाई। अरे भाई, जान बचाएगा आदमी या पानी लेकर मरने का सोच रखा है? हरदेव बैठने की कोशिश करता हुआ बोला, मेरे बिना घर कैसे चलेगा? रामू अकेली नहीं कर पाएगी। ललित छोटा है, चंदा बच्ची है, दादी बीमार। रामकली ने गुस्से और दर्द में कहा, और तुम क्या लोहे के बने हो? तुम्हें कुछ हो गया तो यह घर कैसे चलेगा? हरदेव चुप हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी कटी हुई सी चमक उभरी। मैं घर की रीढ़ हूं रामो, उसने धीमे स्वर में कहा। रीढ़ टूट जाए तो दीवारें गिर जाती हैं, हकीम सलीम ने झटके से कहा। और अगर रीढ़ ही बीमार पड़ जाए, अगर रीढ़ को आराम न मिले तो शरीर मर जाता है हरदेव। घर अचानक शांत हो गया।
लालटेन की लौ भी धीरे धीरे स्थिर हो गई, जैसे वह भी इस बहस को सुनकर किसी नतीजे का इंतजार कर रही हो। हकीम सलीम ने सूखे पत्तों को पीतल की कटोरी में डाला, थोड़ा काला नमक, थोड़ी अजवाइन और एक सुगंधित गिरी जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बहू, पानी गर्म करो, सलीम बोले। चूल्हे पर रखी हांडी में पानी उबलने लगा। सलीम ने सारी जड़ी बूटियां उसमें डाल दी। कमरा अचानक एक अजीब सी महक से भर गया, तीखी भी, गहरी भी और सर्द हवा को चीरने वाली गरम भी। रामकली ने काढ़ी कटोरी में भरकर हरदेव को दी। पियो, उसकी आवाज कांप रही थी। हरदेव ने कटोरी हाथ में ली, पर जैसे ही उसने पीने की कोशिश की, उसके होंठों पर दर्द की हल्की टीस उठी, जैसे शरीर खुद विरोध कर रहा हो। फिर भी उसने धीरे धीरे काढ़ी पी ली। चंदा उसके कंधे पर सिर रखे रोने लगी। ललित अंधेरे कोने में खड़ा सब देख रहा था। बापू की थकावट, मां का डर, दादी की अरदास और सलीम चाचा की गंभीरता। काढ़ी पीने के बाद हरदेव लेट गया। कुछ देर वह छत को देखता रहा। रामकली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हरदेव, कुछ दिन कुएं पर मत जाना, हम संभाल लेंगे। हरदेव की आंखें एक पल बंद हुईं। फिर वह धीरे धीरे बोला, नहीं रामू, कुएं का पानी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे रहते घर ठंडा नहीं पड़ेगा। रामकली की आंखों में आंसू आ गए। जिम्मेदारी रहती है, तभी पूरी होती है जब आदमी जिंदा रहे, उसने टूटते स्वर में कहा। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसमें कोई कठोरता नहीं थी, बस एक टूटा हुआ यकीन। सुबह जाऊंगा, उसने धीरे कहा, बस थोड़ा जल्दी लौट आऊंगा। हकीम सलीम ने गहरी सांस ली। जिद आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती हरदेव, उन्होंने कहा, पर मैं दुआ करूंगा कि यह जिद तुम्हें तोड़े नहीं। रामकली ने लालटेन की लौ की ओर देखा। आज वह पहले से ज्यादा कांप रही थी, जैसे उसे भी पता हो कल की भोर घर पर कोई नया साया लेकर आएगी। रात बीत चुकी थी, पर ठंड जैसे पूरी रात जागी रही हो। घर की दीवारों पर ओस जमी हुई थी और हवा में ऐसी सिहरन थी जो इंसान की सांसों को भी धुआं बना दे। हरदेव के माथे का बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन सीने में भारीपन अभी भी था, जैसे कोई पत्थर भीतर रखा हो। फिर भी वह भोर फूटने से पहले उठ गया। रामकली की नींद खुल गई। उसने देखा, हरदेव कमीज पहन रहा था, कंधों पर शॉल डाल रहा था और हाथों की उंगलियां आज भी उतनी ही ठंडी जितनी कल थी। हरदेव, रामकली ने धीमे टूटते स्वर में कहा, मत जाओ आज। सलीम चाचा ने मना किया था, तुम्हें आराम चाहिए। हरदेव ने उत्तर नहीं दिया, बस अपने फटे जूते पहनता रहा। ललित नींद से जाग गया। उसने बापू की ओर देखा। उनकी चाल में हल्का सा लड़खड़ाहट थी, पर चेहरा कठोर था, जैसे कोई योद्धा अपना खेत छोड़कर नहीं जा सकता। बापू, ललित ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपके साथ चलूं? हरदेव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, ठंड बहुत है, तू घर में रह, तेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। चंदा भी उठ गई। वह दौड़कर आई और बोली, बापू, आज लालटेन ले जाना, कल हवा ने रोशनी बुझा दी थी। हरदेव ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें एक पल को नरम हो गईं। फिर वह खुद को फिर से स्थिर कर गया। मैं जल्दी लौट आऊंगा चंदू, घर गर्म करना है मुझे। दादी खाट से आवाज लगाकर बोली, अरे पगले, ठंड तुझे मार देगी, रुक जा, 2 दिन रुक जा। हरदेव ने सांकल उठाई और बोला, अगर मैं रुक गया तो घर की सुबह रुक जाएगी। और वह निकल पड़ा। रामकली के होंठ कांपते रहे, पर वह उसे रोक न सकी। कुएं तक जाने वाला रास्ता आज और भी धुंधला था। पेड़ों की शाखें हवा में कांप रही थीं, ऐसे जैसे वे भी ठंड की मार सह न पा रही हों। किसी कुत्ते की दूर की भौंक धुंध में खोती जा रही थी। खेतों पर काई की पतली परत चमक रही थी। सुबह की रोशनी ने उसे कांच जैसा बना दिया था।
हरदेव जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसकी सांस और भारी होती गई। सीने में जलन थी, गले में खराश और हाथों में सुन्नपन। कुएं तक पहुंचकर उसने देखा, रस्सी कड़ी होकर पत्थर जैसी हो गई थी। रात की ठंड ने इसे पूरी तरह सुखा दिया था। काई अब और फिसलन भरी और ओंठ सफेद हो चुकी थी। उसने झुककर रस्सी उठाई। पहले स्पर्श में ही उसका हाथ कांप गया, लेकिन जिद बीमारी से भी तेज थी। उसने गहरी सांस लेकर बाल्टी बांधी और नीचे छोड़ दी। छपाक! पर आज आवाज भी किसी अजीब सी खालीपन से गूंज रही थी, जैसे कुआं खुद कांप रहा हो। पहली बाल्टी ऊपर खींचते समय उसकी उंगलियों में जोरदार टीस उठी। रस्सी बार बार उसके हाथ से फिसल रही थी। कई बार उसे रोकना पड़ा। चल हरदेव, उसने खुद को मन में कहा, तू ये हर रोज करता है, आज क्यों नहीं? ठीक उसी समय अचानक तेज हवा चली। कुएं की ओट पर रखे सूखे पत्ते उड़े और एक भयानक फुस की आवाज उसके कानों में पड़ी। किसी अदृश्य शक्ति ने मानो उसका कंधा पकड़कर उसे हल्का सा पीछे धक्का दिया। हरदेव ने झटके से संतुलन ठीक किया। अरे, यह हवा! वह बुदबुदाया। दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा, लेकिन ठंड में दिल की धड़कन भी धुंध जैसी हो जाती है। सुनाई देती है, महसूस नहीं होती। दूसरी बाल्टी डालते समय बाल्टी रस्सी से टकराकर थोड़ी घूम गई। हरदेव नीचे झुककर बाल्टी को सीधा करने लगा। उसी समय अचानक उसकी उंगलियों से रस्सी हल्के से फिसली। बस एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, और वही सेकंड सब कुछ बदल गया। रस्सी चर्रर की आवाज के साथ कुएं की काय लगी ईंट पर घिसी और उसकी पकड़ और कमजोर हो गई। बाल्टी नीचे खींच गई। रस्सी अचानक तेज झटके से हरदेव के हाथ से छूटती गई। हरदेव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां सुन्न, कलाई कमजोर और सीने में तेज दर्द। अचानक उसके पैर काय लगी ईंट पर फिसल गए। धप! वह बाएं तरफ झुका, संतुलन टूट गया और उसका शरीर कुएं की ओट से बाहर की तरफ झुक गया। रस्सी हाथ में थी, पर पकड़ कमजोर। उसने चीखने की कोशिश की, पर ठंडी हवा ने आवाज को दबा दिया। हाँ, आवाज आधी रह गई। उसका घुटना ओंठ से टकराया। दर्द बिजली की तरह दौड़ा। आंखों के सामने लालटेन की रोशनी, बच्चों की हंसी, रामकली का चेहरा, दादी की खांसी, सब एक पल में घूमने लगे। और फिर उसका पैर पूरा फिसल गया। उसका शरीर आगे झुका। हाथ में रस्सी का आखिरी टुकड़ा बचा था। आवाज गूंजी, हरदे! जैसे हवा खुद चिल्ला रही हो। और फिर धड़ाम! एक भारी गिरने की आवाज कुएं के भीतर गूंजी, इतनी गहरी, इतनी डरावनी और इतनी सन्नाटे भरी कि पूरा गांव जाग सकता था। पानी की सतह में एक बड़ा छपाका हुआ। कुएं की अंधेरी दीवारों पर पानी के छींटे फैल गए। और फिर सन्नाटा, पूरी खामोशी। सिर्फ पानी की धीमी टप 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 की आवाज कुएं की गहराई में गूंज रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। उधर घर में चंदा लालटेन लेकर खेल रही थी। अचानक लौ तेजी से कांपी, ऐसे जैसे किसी ने उसे जोर से छुआ हो। चंदा बोली, अम्मा, लालटेन क्यों डरी? रामकली को बेचैनी हुई। उसका दिल जोर से धड़का। उधर ललित को अचानक एक अजीब सी घबराहट ने पकड़ा, जैसे कोई अदृश्य आवाज उसके कान में कह रही हो, भागो, बापू को कुछ हुआ है। ललित बिना कुछ कहे अचानक बाहर दौड़ पड़ा। चंदा भी पीछे पीछे भागी। भैया रुको! रामकली उसकी तरफ दौड़ी। ललित, क्या हुआ रे? ललित बस इतना बोला, मुझे बापू की आवाज आई, बहुत दूर से, बहुत डरावनी। दादी भगवान का नाम लेने लगी। घर का दरवाजा खुला। धुंध की लहर अंदर आई और कहीं दूर कुएं के पास एक नीला सा साया हवा में डोलता हुआ दिखाई दिया, जैसे ठंड, हवा और अंधेरा मिलकर किसी बड़ी घटना का ऐलान कर रहे हों।
कुओं के पास उठे उस भयानक छपाके की आवाज जैसे हवा में तैरकर पूरे गांव तक पहुंच गई। पर सबसे पहले जिसने उसे महसूस किया वह था ललित। वह दौड़ रहा था, नंगे पांव ठंडी मिट्टी पर फिसलते हुए, सांसें तेज और आंखों में पागलपन जैसी घबराहट। बापू, बापू! उसकी चीख कुएं तक पहुंचने से पहले आधी हवा में जम गई। ठंड जैसे आवाज को दबा रही थी, लेकिन ललित की रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं थी। रामकली उसके पीछे पीछे थी, पल्लू उड़ता हुआ, पैर कांपते हुए और दिल में ऐसा डर जिसे वह नाम देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। चंदा रोती हुई भाग रही थी। लालटेन का शीशा उसके हाथ में कांप रहा था और रोशनी बार बार हिल रही थी। कौशल्या दादी की खांसी, उनकी हड़बड़ाहट, उनके कदमों की धीमी चाल, सब कुछ घर के भीतर छूटता जा रहा था, पर उनका मन कुएं के अंधेरे में ही अटका हुआ था। जब परिवार कुएं तक पहुंचा, दृश्य देखकर रामकली की चीख निकल गई। हरदेव! कुएं की ओट पर रस्सी बुरी तरह उलझी पड़ी थी, कुछ हिस्से फटे हुए, कुछ हिस्से काई और मिट्टी में सने हुए। कुएं के किनारे मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे कोई भारी शरीर खींचकर नीचे गया हो। ललित कांपते हुए ओट पर चढ़ गया, नीचे झांका। बापू, बापू, आप सुन रहे हो? कुएं के अंदर हल्की टप-टप की आवाज गूंज रही थी, शायद पानी की बूंदें या शायद किसी शरीर की हल्की हलचल। रामकली ने लगभग पागलों की तरह कुएं की दीवार पकड़ ली। ठंडे पत्थरों ने उसके हाथ जला दिए। हरदेव, हे भगवान, तू आवाज दे! चंदा रोते रोते चीख पड़ी। बापू को निकालो! दादी लड़खड़ाते हुए पहुंची और बोली, जल्दी किसी को बुलाओ, ये कुआं हमेशा से खतरा था। नंदू काका भागते हुए आए, शायद हवा ने भी उन्हें लेकर चेतावनी पहुंचा दी थी। अरे रामकली, किसने? हरदेव, हे राम! उनकी आवाज डर से कांप रही थी। उन्होंने तुरंत रस्सी उठाई, कुएं में आवाज लगाई। हरदेव, सुन पा रहे हो? कुछ क्षण बाद गहराई से बहुत हल्की, बहुत टूटी हुई आवाज आई। नंदू, बस इतना कि सबकी रूह कांप गई। नंदू काका चिल्लाए, किसी आदमी को बुलाओ जल्दी, 2-3 लोगों की जरूरत है और रस्सी लाओ। ललित दौड़ पड़ा, गांव वालों को उठाया। कुछ लोग कंबल ओढ़े, कुछ बिना जूते, कुछ हाथों में लालटेन लिए कुएं की ओर दौड़ पड़े। 10 मिनट में कुएं के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। एक आदमी चिल्लाया, एक लंबी रस्सी लाओ और बांस नीचे उतारेंगे। दूसरा आदमी दौड़कर बांसों का बड़ा गुच्छा ले आया, पर सबसे मुश्किल था ठंड। हवा इतनी तेज थी कि रस्सी हाथ में पकड़ने पर उंगलियां से सुन्न हो रही थीं। पुराने कुएं के किनारे की फिसलन जीवन और मौत के बीच एक पतली रेखा बन गई थी। नंदू काका रस्सी कमर में बांधकर बोले, मैं नीचे जा रहा हूं। लेकिन दूसरी ही सांस में 2 आदमी साथ में बोले, नहीं, तुम्हारी उम्र हो गई है, रस्सी फिसल सकती है। नंदू गरजे, तो क्या उसे नीचे मरने के लिए छोड़ दूं? माहौल इतना भारी कि किसी का जवाब नहीं निकल पाया। आखिरकार गांव के 2 जवान रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगे। लालटेन की पीली रोशनी कुएं की गहराई में हिलती हुई उतर रही थी। छाया लंबी होती जा रही थी। पानी की सतह पर ठंडी चमक फैल रही थी। नीचे से आवाज आई, हिलाओ मत, पांव फिसल रहा है। ऊपर खड़े लोगों के दिल सीने से निकलकर गले तक आ गए। ललित हाथ जोड़कर कुएं की दीवार पकड़े रो रहा था। बापू निकल आओ प्लीज। चंदा मुंह ढंक कर सिसक रही थी। रामकली बस खड़ी थी, कुएं की ओर ऐसे देख रही जैसे उसकी पूरी दुनिया उस अंधेरे में गिर गई हो। 15 मिनट बाद नीचे से जोर की आवाज आई, मिल गया, हरदेव पानी पर तैर रहा है, बेहोश है। रामकली की टांगें जवाब दे गईं। दादी जमीन पर बैठ गई। ललित चीखा, बापू,
कुछ ही क्षण में दो लोग हरदेव को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने लगे, पर वह वजन, वह ठंडा, गीला, मौत जैसा भारीपन रस्सी पर बार बार खिंचाव ला रहा था। कई बार रस्सी हाथ से फिसली, कई बार बांस टेढ़ा हुआ, हर बार सबकी सांसें अटक जाती। अंत में रस्सी कांपती हुई ऊपर आई। दोनों आदमियों ने जोर लगाकर हरदेव को पकड़ लिया। हरदेव मिट्टी पर गिराए गए, पूरी तरह भीगा हुआ, सांसें लगभग बंद, चेहरे पर काई, होंठ नीले और सीने में इतनी ठंड कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। चंदा फूट पड़ी। बापू! रामकली उसके पास घुटनों के बल बैठी, उसका चेहरा पकड़ लिया और चीख पड़ी, हरदेव, आंख खोलो रे। लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, छाती बहुत धीरे उठ गिर रही थी और कलाई में नब्ज लगभग गायब। नंदू काका चिल्लाए, कंबल लाओ जल्दी और बैलगाड़ी तैयार करो, हमें अस्पताल ले जाना है अभी। गांव के दो बैल नींद से उठाए गए, जोड़ों पर सरसों का तेल रगड़ा गया ताकि वे चल सकें। हरदेव को 3 आदमी मिलकर गाड़ी पर लिटाए। रामकली उसके सिर को साड़ी से ढककर उसके पास बैठ गई। ललित उसके पैरों के पास, चंदा उसकी छाती पर सिर रखे रोती रही। दादी घर की दहलीज पर बैठकर हाथ जोड़कर आसमान की तरफ सुमिरन करती रही। बैलगाड़ी जैसे ही चली, प्रत्येक झटका हृदय के शरीर को दर्द से झकझोर देता। गांव की पगडंडी लंबी थी, कीचड़ भरी, पत्थरों से भरी और अस्पताल दूर। कुएं की आवाज अब भी सबके कानों में गूंज रही थी और बैलगाड़ी में एक ही प्रश्न हवा में लटक रहा था, क्या हरदेव बच पाएगा? किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ ठंडी रात, लालटेन की कांपती रोशनी और अस्पताल की ओर जाता एक टूटा हुआ परिवार। बैलगाड़ी पूरे रास्ते हिचकोले खाती रही। रात की ठंड बैलों के सींगों पर जमा थी और पहियों से उड़ती मिट्टी कहीं कहीं जमी हुई परत की तरह सख्त थी। गांव से कस्बे के अस्पताल तक का रास्ता आम दिनों में भी आसान नहीं था, लेकिन आज ठंड, अंधेरा, कीचड़ और डर चारों तरफ फैला था। हरदेव गाड़ी पर लेटा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी सांस कभी तेज, कभी धीमी और कभी इतनी हल्की कि लगा जैसे हवा ही उसकी जगह ले रही हो। रामकली उसके पास बैठी रही, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, लपलपाती लालटेन को बचाते हुए और हर झटके पर घबरा जाती। चंदा बापू के सीने से लगकर धीरे धीरे फूटती रो रही थी। ललित चुप था, उसकी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन ऐसा डर जो किसी बचपन को एक ही रात में बड़ा कर देता है। जब बैलगाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी, आकाश थोड़ा सफेद हो रहा था, लेकिन मौसम अभी भी डंसने वाला था। अस्पताल छोटा था, सिर्फ 2 कमरे, एक दालान और दीवारों पर चिपकी पुरानी दवाइयों के पोस्टर। अंदर दवाई और फिनाइल की गंध इतनी तेज थी कि चंदा को खांसी आने लगी। ललित ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर की आवाज आई, जिन्हें गिरा हुआ था कुएं में, उन्हें अंदर लाओ। 2 आदमी और नंदू काका ने हरदेव को उठाया। उनका शरीर इतना भारी लग रहा था जैसे पानी ने उनकी हड्डियों का वजन दोगुना कर दिया हो। डॉक्टर ने जांच शुरू की। ठंडा स्टेथोस्कोप छाती पर लगते ही हरदेव का कमजोर शरीर झटका खा गया। छाती में पानी भर गया है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत तेज ठंड की चोट है, हाइपोथर्मिया जैसा हाल है, इलाज होगा, पर समय लगेगा। रामकली का दिल बैठ गया। वो ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें सीधी थीं, पर उनमें घबराहट छुपी नहीं थी। हम पूरी कोशिश करेंगे, दवा लगेगी, गर्म भाप लेनी पड़ेगी और सबसे जरूरी, इसको कुछ दिन पूर्ण आराम चाहिए, नंदू काका ने धीरे कहा। हरदेव और आराम? डॉक्टर साहब, वह आदमी सर्दी में खुद कंबल नहीं ओढ़ता, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। अगर इस बार उसने जिद की तो जान को खतरा हो सकता है। यह सुनते ही रामकली के होश उड़ गए।
चंदा दादी की गोद में समा गई। ललित दीवार के कोने से लगकर अपने आंसू रोकने की कोशिश करता रहा। कुछ घंटे बाद आसमान में हल्की धूप दिखने लगी। धूप कमजोर थी, लेकिन हवा में ठंड पहले जैसी तेज नहीं रही थी। मौसम जैसे खुद घर वालों की तकलीफें देखकर धीरे धीरे नरम होने लगा था। गांव में हरदेव के गिरने की खबर आग की तरह फैल गई। 3-4 औरतें दादी के घर पहुंची। ओ बहू, चिंता मत कर, हम खाना भेजेंगे। चंदू को हमारे घर भेज देना, कुछ देर खेल लेगी। ललित की पढ़ाई हम संभाल लेंगे, 2-3 दिन। दादी को रोना आ गया। गांव का यही तो अपनापन था। अगले कुछ दिन अस्पताल में ही गुजरे। हरदेव को दवाइयां हो, काढ़ा, भाप और गर्म पट्टियां दी गईं। पहले पहले उनकी सांस बहुत भारी थी, जैसे हर सांस कुएं की गहराई से खींच कर आती हो। होंठ सूखे, आंखें फीकी और पूरे शरीर पर किसी अदृश्य ठंड के निशान। रामकली हर रात उनके सिरहाने बैठती। कई बार सो जाती और ठंड के झोंके से जाग जाती, पर उसकी उंगलियां कभी हरदेव का हाथ नहीं छोड़ती थीं। ललित डॉक्टर से बार बार पूछता, कैसे हैं बापू? डॉक्टर हर बार वही कहता, ठीक हो रहे हैं, पर समय लगेगा। चंदा हर बार चुपचाप अपने खिलौने बापू की चारपाई के पास रख देती। जब आप जागोगे तो इन्हें देख लेना। और हरदेव धीरे धीरे सुधरने लगे। सांसें स्थिर होने लगी, खांसी कम हुई और चेहरा रंग पकड़ने लगा। उधर गांव भी हल्का हल्का बदलने लगा। ठंड कम होती गई, धूप मजबूत होने लगी। कुएं के पास की काई सूखकर झड़ने लगी और खेतों में सरसों की पीली पीली झलकें दिखने लगी। मौसम जैसे कह रहा हो, अब वक्त बदल रहा है। डॉक्टर ने आखिरकार कहा, यह जा सकता है घर, लेकिन ध्यान रहे, कमजोरी बहुत है। कुएं की तरफ कभी नहीं जाएगा अब। रामकली के होंठ कांप गए। वादा करती हूं, नंदू काका ने कहा, हम सब है ना, कुएं पर बारी बारी सब काम कर लेंगे। घर में जब हरदेव को लाया गया, चंदा झूम कर दौड़ी। बापू आ गए, बापू। ललित ने उनका हाथ पकड़ा। धीरे धीरे, जैसे किसी टूटे कांच को पकड़ा जाता है। दादी ने आंसू छिपाते हुए कहा, ओ पगले, तेरा भगवान बचाए लाया। हरदेव थका हुआ था, कमजोर, लेकिन मुस्कुराया। घर की मिट्टी की गंध उसकी सांसों में उतरने लगी, पर उसके दिल में एक डर था, एक डर जो वह कह नहीं पा रहा था। अगर मैं कुएं पर न जाऊं तो ये घर कैसे चलेगा? उस डर को रामकली ने उसकी आंखों में पढ़ लिया। उसने उसका हाथ दबाया और कहा, घर तुमसे नहीं, तुम्हारे होने से चलता है। हरदेव की आंखें भर आईं। पहली बार उसने खुद को कमजोर होने दिया, लेकिन घर अभी भी एक नए मोड़ पर खड़ा था। ठंड पीछे हट रही थी, कुआं फिर पानी से भर रहा था, पर हरदेव, वह अभी भी अपने भीतर के खालीपन से लड़ रहा था, जैसे जिंदगी कह रही हो, अब तू अकेला नहीं, अब जिम्मेदारी सब में बांटनी होगी। कई दिनों की बेचैनी, भागदौड़ और ठंड के बाद आज सुबह घर के आंगन में पहली बार धूप चमकी। यह धूप तेज नहीं थी, पर ऐसी थी कि आंखें बंद करके कोई मन की भारी धुंध को थोड़ा हल्का महसूस कर सके। मिट्टी की दीवारों के ऊपर धूप की पतली लकीरें फैलने लगी। गांव के शीशम और नीम के पेड़ हल्की हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे आखिरकार मौसम ने सांस छोड़ दी हो। आंगन में कौशल्या दादी लकड़ी की चौकी पर बैठकर पैरों पर सरसों का तेल मल रही थी। चंदा उनके पास बैठकर धूप को पकड़ने का खेल कर रही थी। आंगन में फैलती रोशनी में उसकी हंसी चिड़ियों जैसी लग रही थी। ललित दरवाजे पर खड़ा बापू की चारपाई की ओर देख रहा था, जहां हरदेव धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उनकी सांस अब हल्की थी, लेकिन चेहरे पर थोड़ा सा रंग लौट आया था, उम्मीद जैसा रंग। हरदेव ने करवट बदलने की कोशिश की, पर सीने में हल्का दर्द उठा। फिर भी उसने खुद को ऊपर उठाया और दीवार से टिक कर बैठ गया। रामकली तुरंत आई। अरे,
धीरे धीरे हृदय, अभी कमजोरी है। हरदेव ने एक बहुत हल्की मुस्कान दी। आज धूप तेज लग रही है रामो। कितने दिन बाद ऐसे लगा है जैसे ठंड पीछे हटने लगी हो। रामकली ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। ठंड तो जाएगी, पर आपकी जिद भी तो जाएगी ना। हरदेव शर्म से मुस्कुराया। उसकी हंसी आज पहली बार पूरी लगी, बीमारी के बाद। चंदा भागती हुई आई। बापू, धूप आ गई, देखो मैं धूप पकड़ रही हूं। वह अपने छोटे हाथों से खाली हवा को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर पकड़ना क्या था, बस धूप की चमक उसके चेहरे पर गिर रही थी। हरदेव ने उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, बापू, आज मैं कुएं पर गया था। हरदेव चौंक गया। क्या? रामू, ये लड़का कुएं पर क्यों गया? रामकली ने कहा, डर मत, नंदू काका उसके साथ गए थे। कुआं साफ हो गया है, अब सब लोग मिलकर पानी भर रहे हैं। हरदेव ने राहत की सांस ली, पर चेहरे पर चिंता फिर भी बनी रही। ललित ने धीमे धीमे कहा, बापू, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि पानी खींच सकूं, मैं कल भी जाऊंगा। हरदेव के चेहरे पर गौरव और डर दोनों उतर आए। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ललित, पानी सिर्फ रस्सी और बाल्टी नहीं होता, वह पूरा घर ढोता है। अगर तुझसे गलती हुई तो क्या होगा? ललित ने दृढ़ता से कहा, गलती नहीं होगी बापू, क्योंकि अब मैं आपका आधा नहीं, पूरा हाथ बनूंगा। यह सुनकर हरदेव के होंठ कांपे। पहली बार किसी ने उसकी बोझ वाली दुनिया में अपने कदम रखे थे। रामकली ने चाय बनाकर लाई। चाय की भाप ठंड को चीरती हुई हरदेव के चेहरे तक पहुंची। लो, आज थोड़ी केसर डाल दी है, रामकली बोली। हरदेव ने चाय के कप को दोनों हाथों में लिया। उंगलियों को गर्माहट मिली तो जैसे जीवन थोड़ा और लौट आया। चंदा अचानक बोली, बापू, मैं आपको धूप खिलाऊंगी। और वह हवा में अपने दोनों हाथ फैलाकर किसी अदृश्य थाली में धूप भरने लगी। ललित हंस पड़ा। दादी मुस्कुराई। रामकली की आंखों में नमी और हंसी दोनों थे। हरदेव ने कहा, चल दे, धूप खिला दे मुझे। और उसने आंखें बंद की। धूप उसके चेहरे पर पड़ी, गर्म, हल्की, नरम, जैसे किसी ने सालों बाद उसके कंधों का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। नंदू काका आंगन के बाहर आए और बोले, हरदेव, कुएं की रस्सी नई लग गई है और गांव वाले कह रहे हैं अब पानी बारी बारी से भरेंगे, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं। हरदेव ने गहरी सांस ली, एक ऐसी सांस जिसमें कृतज्ञता, कमजोरी और राहत तीनों मिले हुए थे। रामकली ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब घर में एक नियम बनेगा, हरदेव ने पूछा। कौन सा? रामकली ने बच्चे जैसी सख्ती से कहा, कुएं पर अब तुम अकेले नहीं जाओगे। हरदेव चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया, धीरे धीरे, जैसे कई सालों की जिद आज धूप में पिघल रही हो। ललित आगे आया और बोला, आज से हम दोनों, बापू और बेटा, मिलकर घर चलाएंगे। चंदा ने उछलकर कहा, और मैं धूप दूंगी। सभी हंस पड़े। आंगन धूप से भरा था और दिल कई दिनों बाद थोड़ा हल्का। हरदेव ने धीरे धीरे अपनी चारपाई से आंगन की ओर देखा। धूप अब पूरी तरह उतर चुकी थी। गायों के पास की ओट में एक हल्की गर्माहट थी। दादी की चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी और बच्चों की हंसी दीवारों पर टकराकर घर को जीवित कर रही थी। हरदेव ने धीरे से आंखें बंद की। एक गर्म आंसू उसके गाल पर बहा, लेकिन यह आंसू डर का नहीं था, यह राहत का था। कई दिनों बाद उसे पहली बार लगा, शायद यह जिंदगी अब मुझसे अकेले नहीं लड़वाएगी। और धूप उसके चेहरे पर पड़ती रही, जैसे एक नया वादा, नई शुरुआत। धूप अब दैनिक मेहमान की तरह हर सुबह आंगन में उतरने लगी थी। हवा में ठंड की धार कम हो गई थी और खेतों में सरसों की पीली चादर मौसम की नमी को सोखकर गांव के रंग वापस ला रही थी। हरदेव की बीमारी में अब काफी सुधार था, हालांकि वह अभी भी थक जाता था,
लेकिन उसके चेहरे की रौनक धीरे धीरे लौट रही थी। आज एक खास सुबह थी, ऐसी सुबह जिसमें हरदेव ने खुद को किसी लंबे सपने से जागते पाया। ललित भोर होते ही अपने कंधे पर मोटा गमछा डालकर कुएं की ओर चल पड़ा। पहले वह डरता था, पर अब उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी, जैसे जिम्मेदारी किसी जड़ की तरह उसके भीतर उगाई हो। आज उसके साथ नंदू काका थे। कुएं तक पहुंचकर ललित ने रस्सी उठाई, अब बिल्कुल नई, मजबूत और ताजी खुशबू वाली। काई की जगह साफ पत्थर चमक रहे थे। नंदू काका मुस्कुराए। देख ललित, मतलब यह नहीं कि तू अकेला कर लेगा, हम सब हैं, तू बस सीख। ललित ने बाल्टी नीचे छोड़ी। उसकी पकड़ मजबूत थी, हाथ ठंड से कांप नहीं रहे थे, जैसे बापू का साहस उसकी उंगलियों में उतर आया हो। जब वह बाल्टी ऊपर खींच रहा था, कुएं की दीवारों पर सूरज की रोशनी पड़ी और पानी पर चमक उठी, जैसे उम्मीद की कोई पतली धार कुएं के भीतर जाग उठी हो। ललित मन ही मन बोला, बापू, आज का पानी मैं आपके लिए ला रहा हूं। घर लौटते समय ललित के कदम हल्के थे। वह बोतल में पानी लेकर आया और आंगन में रखा। हरदेव चारपाई पर बैठा था। पहली बार घर से बाहर निकला बीमारी के बाद। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी और उस रोशनी में एक कमजोर लेकिन गर्व से भरी चमक थी। ललित पास आया। बापू, पानी ले आया। हरदेव ने उसकी ओर देखा, कुछ बोल नहीं पाए। हल्की हंसी आई और आंखें गीली हो गईं। अच्छा किया ललित, वह बोला। देखना, जब आदमी अपना काम खुद समझकर करे तो घर कभी ठंडा नहीं पड़ता। ललित ने सिर हिलाया। और जब बापू बेटा बन जाए और बेटा बापू बन जाए, तब घर और भी मजबूत हो जाता है। हरदेव के होंठ कांपे। शायद यह उम्र भर की थकान जो अब बेटे के सहारे धीरे धीरे उतर रही थी। धीरे धीरे गांव की दिनचर्या वापस पटरी पर आने लगी। सरसों के खेत सुनहरे हो रहे थे। पीपल के पेड़ पर नए पत्ते निकलने लगे। गायों की सांस में अब ठंड का धुआं कम और गर्म हवा ज्यादा थी। और हरदेव, वह अब भी चारपाई पर रहता, पर उसने खुद में एक नया बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह घर के बच्चों की आवाजें सुनता, चंदा की खिलखिलाहट, ललित की जिम्मेदारी भरी बातें और रामकली का थकान भरा लेकिन प्यार से भरा स्वर। गांव वाले भी हरदेव के पास बैठने आते। भैया, अब तू आराम कर, कुएं पर हम लोग संभाल लेंगे। तूने बरसों दिया है, अब लेने की बारी हमारी। हरदेव का दिल इन सारी आवाजों से भर जाता। एक उम्र बिताने के बाद आदमी को पता चलता है, सहारा देना आसान है, सहारा लेना कठिन, लेकिन जरूरी। एक दिन हरदेव ने ललित को बुलाया। बेटा, उसने कहा, कुएं की वह अंतिम सीढ़ी याद है? ललित ने पूछा। कौन सी? हरदेव ने धीरे धीरे बताया। वह सीढ़ी जहां मैं हर सुबह बैठकर अपनी सांसें बराबर करता था, जहां मैं सोचता था कि घर कैसे चलेगा, तुम कैसे बड़े होंगे और मैं कितना थक चुका हूं, पर हर बार वही सीढ़ी मुझे हिम्मत देती थी। ललित शांत होकर सुनता रहा। हरदेव आगे बोला, आज से वह सीढ़ी तुम्हारी है बेटा। मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा, जो भी संघर्ष किया, जो भी प्यार बचाया, सब उसी सीढ़ी पर रखा। अब तुम वहां बैठना और जब दिल भारी हो तो उसी सीढ़ी से अपने मन को हल्का करना। ललित की आंखें भर आईं। बापू, उसकी आवाज कांप गई। मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। हरदेव ने मुस्कुराकर कहा, कोई जगह कोई नहीं ले सकता बेटा, बस विरासत ली जाती है और तुमने वह ले ली है। शाम की सुनहरी धूप आंगन में उतरने लगी थी। चंदा मिट्टी में गोल चक्करों का खेल बना रही थी। दादी मुट्ठी में गुड़ दबाए सबकी नजरें बचाकर खा रही थी। रामकली चूल्हे पर दाल में तड़का लगा रही थी। उसकी आंखों में बीमारी के दिनों की थकान कम हो गई थी। हरदेव चारपाई पर बैठा सूरज को ढलते हुए देख रहा था।
धीरे धीरे उसका चेहरा नरम पड़ रहा था, जैसे वह समझ रहा हो कि अब उसका घर उस पर अकेला नहीं टिका। उधर ललित एक छोटे कटोरे में गर्म पानी लेकर बापू के पास आया। बापू, हाथ धो लो। हरदेव ने उसका हाथ पकड़ा। आज पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूं, ललित ने मुस्कुराकर कहा। और आज पहली बार मुझे लगा कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूं। हरदेव ने चूल्हे की ओर देखा। धुआं ऊपर जा रहा था और उस धुएं के बीच घर की नई गर्माहट थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मेरी विरासत अब सुरक्षित है। और कुएं के ऊपर लगे पीपल के पत्ते हवा में धीरे से हिलने लगे, जैसे उन्होंने भी इस परिवार की कहानी कुछ पल के लिए सुन ली हो।